अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में होने वाले आम इंतखाबात की, जो न सिर्फ भारत बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल हैं। भारत जो कि 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है और आज वहाँ पर वोटों की गिनती होनी है और इस पूरे में तकरीबन जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें 1 अरब के करीब लोगों ने वोट डाला है। प्रिसाइज अगर बात करें तो 90 करोड़ 69 लाख जो है वो वोटर्स हैं और इसमें 1 करोड़ 34 लाख भारतीय शहरी वो भी शहरी हैं जो कि बैरून मुल्क है, लेकिन वो भारत में आकर ही वोट डालने के हकदार हैं, उनको इसका हक हासिल है। तो इस तरह से जो वोटिंग का मरहला जो था, इलेक्शन प्रोसेस जो था, वो 7 मरहलों पर मुश्तमिल था। 19 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वहाँ पर जो है वो वोट डाले गए। उसके बाद आज जो है वो वोटों की गिनती का मरहला जारी है और अब तक की जो इत्तलात है उसमें तकरीबन 543 नशिस्तों में से जो इनका पूरा एक लोकसभा का जो सीटों की तादाद है उसमें 543 नशिस्तों में से 522 सीटों का रुझान इस वक्त सामने आ गया है। और मामूली बरतरी के साथ नरेंद्र मोदी वजीर आज़म हिंदुस्तान, जो वहाँ की इत्तेहादी जमात है बीजेपी और उसके जो एक इत्तेहाद है वो इस वक्त लीड कर रहा है, जबकि कांग्रेस पर मुश्तमिल कांग्रेस और दीगर जमातों का जो एक तकरीबन दर्जन भर जमातें हैं उनका जो इत्तेहाद है उसने भी काफ़ी टफ टाइम दिया पिछले सालों की निस्बत। एज ऑफ नाउ अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक जज इंडियन सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मर्कंडे कटजू साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको किस तरह से देखा जा रहा है। इलेक्शन में आज वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक क्या सूरत हाल वाज़े सामने आई है। देखिए, यहाँ पे जो मुझे ये YouTube से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सीटें जो 2019 के चुनाव में थी 303, टोटल 543 सीट है लोकसभा में, तो बीजेपी अकेले 303 सीट जीती थी 2019 में और बीजेपी का जो अलायंस है जिसको एनडीए कहते हैं वो 353 जीती थी। कंफर्टेबल मेजोरिटी और मोदी जो चाहे करते थे, ही वाज लाइक अ डिक्टेटर। मगर इस बार जो रुझान आ रहे हैं, अभी देखिए रिजल्ट नहीं आए, सीधा रुझान। इसमें जो मैंने देखा कि बीजेपी की सीटें 234 हो रही हैं, यानी 303 थी तो करीब 60 सीट कम हो रही हैं। और हालांकि एनडीए अलायंस का तो 294 दिखाई दे रहा है, बट देयर आर एलाइज। तो मगर बीजेपी अकेले जो कंफर्टेबल मेजोरिटी एंजॉय करती थी 2019 में, वो अब नहीं एंजॉय करेगी। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कोalition पार्टनर्स, और कोalition पार्टनर तो आप जानते हैं दे डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लेश। एग्जैक्टली। वो टांग खींचेंगे कि हमको लुक्रेटिव पोर्टफोलियो दो, हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, हमको कॉमर्स मिनिस्ट्री दो, इंडस्ट्री, जिसमें भाई ये लोग तो पैसा बनाने के लिए आए हैं नेता लोग, इनको कोई देश से प्रेम तो है नहीं। तो लिहाजा मोदी विल बिकम, इवन इफ ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, ही विल बिकम अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ही विल नॉट बी द सेम मोदी। लेकिन इससे पहले तो वो वन मैन शो और सब कुछ मोदी जो एंजॉय करके आए हैं और तीसरी बार वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि जनाब पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई है और एक कॉम्प्रोमाइज करना होगा अब एक कोलिशन जमातों के साथ? तो ऐसा क्या रहा, इंडिया में क्या रिफ्लेक्ट हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज? देखिए, एक तो हिंदुस्तान की जनता, जैसे पाकिस्तान की जनता को भी समझ में आ गया कि हम लोग को ये राम मंदिर बनाने से और मुसलमानों को पीट के, क्योंकि वो जय श्री राम नहीं कह रहे थे, और उनके घर को बुलडोज करके और उनको मुसलमानों को सालों जेल में रख के, ये सब दीज आर डाइवर्जनरी मेथड। असल इशूज तो देखिए इकोनॉमिक इशूज होते हैं। अब भारत में भी जैसे आपकी पाकिस्तान में है, कीमतें आसमान चली गई हैं। फूड, सबसे बेसिक चीज फूड होता है, उसकी प्राइसेस यहाँ स्काई रॉकेटेड, और बेरोजगारी का इंतहा बेरोजगारी है।
ये इकोनॉमिक इश्यूज अब सामने आ गई तो लोगों को economic- लेकिन सर बीजेपी के जमाने में जो हमेशा हमने देखा कि राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया का नारा लगता था, जीडीपी ग्रोथ 8% प्लस, और उस पे भी अक्रॉस द कंट्री अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, तो फिर ये कामयाबी कहां से है? ये तो फिर बड़ा बुरा हाल इसको समझा जाएगा। और इससे पहले मैं एक जगह पे सुन रहा था आपको, आपने इकोनॉमी को भी बड़ा डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, और पूरी दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट इंडियन इकोनॉमी को समझ रही है, लेकिन हालात थोड़े से मुख्तलिफ है। थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कीजिएगा सर। देखिए, आप लोगों के साथ मुसीबत ये है कि आप तो की कोई समझ नहीं है। जीडीपी ग्रोथ चिल्लाने लगते हैं लाइक पैरट्स। अगर मानिए 1 मिनट के लिए जीडीपी ग्रोथ हुआ भी है, कोई कह रहा 7%, कोई 8%, हालांकि दीज फिगर्स आर वेरी क्वेश्चनेबल, मगर मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ हुआ। मगर दूसरा सवाल ये उठता है, इस जीडीपी ग्रोथ का फायदा किसको हुआ है? क्या आम जनता को हुआ कि 4-6 बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, दे हैव बिकम बिलियनियर्स? हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ? ये सवाल आपको कभी नहीं पूछेंगे मीडिया वालों को। सर, हम तो हमेशा यही पूछते हैं, हम तो यहाँ पे अपने लोगों से भी यही पूछते हैं, और आप लोगों से भी। ये जो नेता हैं हमेशा 6%, 8% की जीडीपी, और आवाम जो है उसके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और झोपड़पट्टी जो है इतनी बड़ी है, और 7-8% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। तो हम अपने लोगों से भी पूछते हैं, और इसीलिए तो आपसे भी पूछ रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए 1 मिनट की हो रही है, मगर सवाल उठता है, हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट जीडीपी ग्रोथ? इज इट जस्ट अ हैंडफुल ऑफ बिग बिजनेस? आप जानते हैं इंडिया में 7 इंडिविजुअल्स इन इंडिया, 7 बिग बिजनेसमैन आर ओनिंग एज मच वेल्थ एज द बॉटम हाफ ऑफ 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। इतनी 7 इंडिविजुअल्स के पास उतना ही पैसा है जितनी 50% हमारी पॉपुलेशन के पास है। तो ये इसके मतलब तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ का ये मतलब हुआ। नहीं, आप लोग को थोड़ा अकल का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल अकल से आप बिल्कुल दूर हैं। और जहां तक बेरोजगारी का आलम है, आपको मैं बताऊं, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं, चुपचाप से सुनिएगा। 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग द इंडियन जॉब मार्केट एवरी ईयर, 12 मिलियन, but only 500,000 jobs are being created in the organized sector of the Indian economy. तो बाकी 11.5 million youth कहाँ जाते हैं? They become hawkers, vendors, stingers, bouncers, criminals, beggars, suicides. एक गवर्नमेंट चपरासी की नौकरी एडवर्टाइज करती है इंडिया में, 10-20 हजार एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई पीएचडी, एमबीए, एमएससी, इंजीनियर बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। ये बेरोजगारी का आलम है। और आप जीडीपी क्या खाएगा कोई? जीडीपी की रोटी खाएगा? बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ ये सब तो सर, ये आपका अब आप, मैं कुछ कहूंगा सर तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। मैं तो बड़ी मोहब्बत से आपसे बात कर रहा हूं कि ये आपका मीडिया जो है वो इस जीडीपी ग्रोथ को और प्रोपेगेट कर रहा है ना, वो वहां पे हम तो खुद थोड़ा सा उसके ऊपर भी चाहेंगे ना। अभी हाल में इंडिया में सारे एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया कि बिल्कुल बीजेपी 350 और 400 सीट पा रही है। पूछा गया आपकी क्या राय है एग्जिट पोल के बारे में? मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल जर्नलिस्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल exit polls are prostitutes. They will say anything for a quick buck. एक रुपया फेंक दो, जो चाहो कहलवाओ उनसे। तो इनसे ये मीडिया के चक्कर मत पड़िए। अच्छा, माफ करिए, आप मीडिया में ठीक है सर, चले आगे बढ़ते हैं। काटजोल साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जो कांग्रेस और उसका जो पूरा एक इस मर्तबा 1 दर्जन से ज्यादा मेरे ख्याल से इत्तेहादी जमाते हैं, वहां पे जो क्या रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है इस वक्त? क्या बहुत टफ उन्होंने टाइम दिया और दे रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट्स हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी चेंज हुई? क्या उन्होंने आवाम की दुखती नब्ज के ऊपर हाथ रखा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया में यूपी। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट। मैं यूपी का खुद हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी कटी यूपी में, हालांकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, बट ऑल माय लाइफ आई स्पेंड इन यूपी। यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट एंड इट हैज 80 सीट्स इन द लोकसभा। तो यूपी में 2019 के चुनाव में
80 में से 62 सीट जीती थी बीजेपी। दिस टाइम द फिगर इन यूपी हैज गॉन डाउन टू जस्ट आई थिंक 36 और समथिंग लाइक दैट। 62 से 36 हो गया, यानी कितने 26 सीट का घाटा हुआ है। और बल्कि और ये अलायंस कर लिया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, उसने कांग्रेस के साथ अलायंस करके इनकी जो रुझान आ रहा है 36 सीट समाजवादी पार्टी और 7 सीट कांग्रेस, यानी 43। सो दे आर 8 सीट मोर देन बीजेपी। सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है बीजेपी का, दैट हैज बीन इन यूपी विच इज द बिगेस्ट स्टेट, और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इस बार ये यूपी ने द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स। हालांकि अदर स्टेट भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें बड़ा भारी झटका बीजेपी को मिला है इन यूपी। तो इस बार 60 सीट कम हो जा रही हैं, यानी बीजेपी अभी तो ट्रेंड है कि 234 सीट जीतेगी आउट ऑफ, मगर 234 इज फार शॉर्ट of the 273 halfway mark, यानी बेयर मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट पाने के लिए यू रिक्वायर 273 सीट्स, और बीजेपी को मिल रही है 334। तो 334 मतलब कि करीब 40 सीट लेस देन द मेजॉरिटी। अब दे विल हैव टू डिपेंड ऑन एलाइज। एलाइज जो है दे विल ऑल डिमांड दे पाउंड एज आई टोल्ड यू। तो लिहाजा इट विल बी अ वीक गवर्नमेंट। अब वो मोदी नहीं रहेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर हो भी गए, he will not be जो कहते थे विश्व गुरु, और 56 इंच का सीना और सीना तान के चलते थे, और जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाते थे, कि स्टंटबाजी और खासकर मुसलमानों पे जुल्म करना, अब वो सब हेकड़ी निकल जाएगी। नाज़रीन, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। भारत में आज इलेक्शन के रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं और अब तक की सूरत हाल पे तजिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जज इंडियन सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब। सब एक बार फिर आपका शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आपका ये कहना है कि वो जो 56 इंच का चौड़ा सीना लेकर मोदी जो है वो घुमा करते थे, और बिलखुसूस अक़लियतों के खिलाफ जो एक बड़ी महाज आराई वगैरह हुआ करती थी, तो अब इतना ओपन स्पेस इस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। वजह उसकी यह है कि इसको कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर जो है वो उनका सहारा लेना होगा। तो सवाल मेरा यहां बनता है, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से इन मामलात में किस हद तक मुख्तलिफ है? देखिए, इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी है पैसा बनाना, हाउ टू गेट पावर एंड वेल्थ। आइडियोलॉजी कुछ है नहीं, नाम के लिए। बीजेपी की भी नाम के लिए हिंदू आइडियोलॉजी है, बट वो रियली द पर्पस इज, वो समझते हैं 80% आबादी हिंदुस्तान की हिंदू है, तो हिंदुइज्म के नाम पे वोट मांगो। अदरवाइज देयर इज नो आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी इन इंडिया, दे जस्ट वांट पावर एंड वेल्थ। तो ये जो एलाइज होंगे, इसकी कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स अ वीक गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन एलाइज। वो सब टांग खींचेंगे। हमको ये दो, हमको वो। अब तक तो मोदी जी कुड नॉट केयर, ही treated everybody like dirt, क्योंकि बीजेपी alone had 303 seats, which was far 30 seats above the 273 halfway mark. So he did not care for anybody. तो जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाते थे। मगर अब डिपेंडेंट हो जाएंगे एलाइज पे, तो एलाइज तो सब टांग खींचेंगे। अब सब अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लेश डिमांड करेंगे। तो अब मोदी जी वो मोदी नहीं रहेंगे। Even if he becomes prime minister, he will be a weak Modi, तो पोजीशन बहुत बदल जाएगी हिंदुस्तान में। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि इतने अरसे से तो हम बीजेपी को देख रहे हैं, लेकिन एक दौर जाहिर है कि वो इंदिरा गांधी जो है उनका भी देखा, राजीव गांधी का भी देखा, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो है वो फाइट बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मंजर पर नहीं आ पा रहे, उस नहज पर नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं स्पेशली राहुल गांधी का आगे चलकर? सर नहीं, राहुल गांधी ने इम्प्रूव किया है यूपी में। मैंने आपको बताया जी, ये जो अलायंस कर लिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, इससे दोनों का फायदा हुआ। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें है समाजवादी पार्टी के 36 सीट
और कांग्रेस के 7 टोटल 80 सीट में से। तो इम्प्रूव किया है कांग्रेस ने। मगर आगे देखिए, अभी ये रुझान है, ट्रेंड्स हैं। हाँ, फाइनल रिजल्ट मेरे ख्याल शाम तक, रात तक आ जाएंगे। ठीक है। तो वी विल हैव टू वेट, ओके। टिल देन। अच्छा, लास्ट सर, मैं जाते जाते थोड़ा सा असदुद्दीन अवैसी साहब के हवाले से भी पूछना चाहूंगा, उनके क्या ट्रेंड्स उस तरफ के आ रहे हैं उनकी पार्टी के? नहीं, वो देखिए, वो तो एक ही सीट हैदराबाद में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है तो जीत जाते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे, मगर वो एक ही सीट पाएंगे और कुछ नहीं। हम्म। तो जो पार्टिसिपेशन होती है वहां पर इस मर्तबा जो अकलियत है, जाहिर है कि उन जमातों की, और एक आप समझ रहे हैं कि भरपूर किस्म की नुमाइंदगी इस मर्तबा इलेक्शन में हुई है। 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन में वोटर्स कितने, टर्न आउट वगैरह कितना रहा होगा, कितना सीरियसली इन इंतखाबात को देखा गया होगा? देखिए, पिछले 10 साल से अकलियतों पे बड़ा जुल्म हुआ है हिंदुस्तान में। यानी कि पहले तो मोदी जी ने 2-3 हजार मुसलमानों को कटवा दिया गुजरात में 2002 में, तब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। डायरेक्टली ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग 2-3,000 मुस्लिम स्लॉटर्ड, ताकि भाई वो हिंदूज खुश हो जाएं कि हिंदू खुश हो जाएगा अगर मुसलमान की कटाई हो रही है। और इस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जुल्म होते गए मुसलमानों पे कि उनको लिंचिंग हुई, कई मुसलमानों को, इखलाक और तबरेज खान और क्या क्या कितने सारों को, ये कह के कि ये बीफ खा रहे थे और या बीफ बेच रहे थे, जब जो कि झूठा इल्ज़ाम था। और मोदी जी सब देखते गए, चुप्पी साधे हुए थे। मुसलमानों के घर बुलडोज हुए, मुसलमानों को की बुरी तरह पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम कहने से इनकार कर दिया। हजारों मुसलमानों को जेल में डाल दिया झूठे इल्जामों पे कि ये टेररिस्ट है, गैंगस्टर है और क्या सेडिशन चार्जेस ये वो करके। अभी भी कई सड़ रहे हैं सालों से। जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्टूडेंट है उमर खालिद, सालों से अभी तक पड़ा हुआ है। ऐसे सैकड़ों नाम हम गिना सकते हैं झूठे इल्जामों पे, जस्ट बिकॉज दे वर मुस्लिम, उनको पकड़ के और चार्जेस ऑफ टेररिज्म, गैंगस्टर करके जेल में डाल दिया गया। तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म हुआ और उसका रिएक्शन हुआ इस चुनाव में। सारे मुसलमान हिंदुस्तान के बिल्कुल एकजुट हो गए कि इस बार ये मोदी जी को हराना है, क्योंकि ये हमको जिंदा नहीं रहने देंगे। इनके देखिए, आपको मैं बताना, 2 मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। यहाँ पे 1925 में अंग्रेजों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका काम था कि मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलो, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की। तो वही आरएसएस के मेंबर ये मोदी जी बने थे जब बहुत कम उम्र के थे। और इनका देखिए, इनका एक लीडर था आरएसएस का, उसका नाम था एमएस गोलवलकर, जिनको गुरु जी भी कहते थे। 25-30 साल वो इनका लीडर रहा। उसने एक किताब लिखी, अ बंच ऑफ थॉट्स, जो कंपल्सरी रीडिंग है टू एवरी आरएसएस मेंबर। अच्छा। और उस में एक चैप्टर है जिसमें कस के जहर उगला गया है मुसलमानों के खिलाफ कि ये सब फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन्होंने हमारी औरतों को रेप किया, लूट लिया, ये टेररिस्ट हैं, गैंगस्टर्स हैं। जबकि हकीकत ये है कि 95% जो इंडियन मुस्लिम हैं आज, ये इनके जो पुरखे थे वो यहीं के रहने वाले थे। वो हिंदू जो बाद में किसी वजह से कन्वर्ट हो गए, बट दे वर नेवर फॉरेनर्स। उनको मोदी जी ने कहा घुसपैठिया, जो इन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में एक स्पीच दी महीना भर पहले, कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान घुसपैठिया हैं, फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर। जो झूठ है, यहाँ के मुसलमान यहीं हमेशा रहे। ये अलग बात है, उनके पुरखे पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए, मगर ये बाहर से नहीं आए थे, यहीं के रहने वाले थे। और जो 5% बाहर से भी आए थे वो इंडियनाइज हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबर वॉज एन इन्वेडर, बट हिज ग्रैंडसन अकबर वॉज नॉट एन इन्वेडर। वो यहीं पैदा हुआ था, he identified himself with India, he worked for the prosperity of India, और सबको साथ लेके चलता था। उसकी पॉलिसी थी अकबर की सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल मीन गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। मुगल बादशाह अकबर इज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। उसके कोर्ट में हिंदूज हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किए,
जैसे राजा टोडरमल, राजा बीरबल, मान सिंह, इन सबको बराबर इज्जत दी गई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। हाँ, दैट इज व्हाई द मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट वाज इंक्लूसिव, सबको ठीक है, साथ लेके चलता था। ठीक मगर है। मोदी जी ने एक शुरू करी पॉलिसी कि डिवाइड करो। हमारे यहाँ 120 140 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ मुसलमान हैं। इनको बिल्कुल इन्होंने जैसे बिल्कुल दबा दबा दिया, कईयों को मरवा दिया, और कई क्या क्या जुल्म नहीं किए, अब मैं बताना लगूं तो लिस्ट बड़ी लंबी है। ज़ाहिर है कि अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट्स कंक्लूड हो रहे हैं, जो फर्दर पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं चाहूँगा कि काटजू साहब जो हैं उनसे एक सिटिंग हमारी और हो और इन्हीं नताइज को और ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस करें। जस्टिस मरकंडे काटजू के बाद अब हम ज़रा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जो है वो जानना चाहेंगे इंडियन इलेक्शन के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद होंगे। वेलकम बैक। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप बहुत मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त इंडियन इलेक्शंस को, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए भी इंतहाई अहम। अब मसला यह है कि मोदी साहब की जो पार्टी है और उनका जो हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसकी वो पोजीशन नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, जो 2019 और उसके पहले इलेक्शंस में थी। इस मरतबा काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है उन्हें। कैसा देख रहे हैं आप रिजल्ट्स को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ ये इलेक्शंस जो हैं भारत की जो सियासी तारीख है उसमें दो एतबार से बहुत अहम और तारीख साज इलेक्शंस हैं। पहला पहलू उसका ये है कि जिस तरह के तवक्को बीजेपी की लीडरशिप खुसूसन मोदी सरकार कर रही थी कि जनाब हम तो 400 से भी ज़्यादा सीटें ले लेंगे, और उसके नतीजे में उनका मकासद ये थे कि वो आइन को भी एक हिंदू आइन बनाएं और सेकुलरिज्म के लिबादे से मुकम्मल तौर पे भारतीय सियासत और आइन को आज़ाद कर दें, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है जो कि मैं समझता हूँ इस इलाकाई सलामती और वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से किसी हद तक खुश आइंद है, वो ये है कि पिछले जो इलेक्शन से उनके मुकाबले में इस दफ़ा कांग्रेस और उनकी जो हामी जमातें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें ली हैं। 232 से ज़्यादा का नंबर आ रहा है, जो कि पिछली दफ़ा के मुकाबले में एक बहुत मेजर गेन है, और 100 से कम जो है सीटें उनको शॉर्टफॉल फेस कर रही है बीजेपी, जो उनकी एक्सपेक्टेड नंबर्स थे। तो इससे साबित ये होता है कि उनकी जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से तंग नजरी और नफरत पर मबनी बयानिया था, खुसूसन मुसलमानों, सिखों, दलित और दीगर जो कास्ट हैं उनके हवाले से। दूसरा, उनकी जो इन्फ्लेशन पे काबू पाने में नाकामियाँ थी, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी, ये तमाम उसका सबूत है कि उनके बयानिए और उनके मैंडेट में काफ़ी कमी और कमज़ोरी आई है, जिसके नतीजे में आई थिंक एक कमज़ोर कोलिशन सामने आएगा। अच्छा, लेकिन अब किस तरह से इसकी जो पॉलिसीज़ हैं आगे जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें वाज़ेह फ़र्क क्या होगा, और ख़ित्ते के हवाले से, रीजन के हवाले से, क्योंकि एक हमने देख लिया कि बड़ा नुकसान हुआ है मोदी की इस जो उनकी पॉलिसीज़ थी उससे, तो इंडिया कहाँ तक निकला है उससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो तवक्को थी मोदी सरकार को कि वो एक बहुत पॉपुलर जमात के तौर पे उभरेगी और बाद में बहुत ज़्यादा सीटें लेगी, आइन को भी तब्दील करेगी और माइनॉरिटीज़ को मज़ीद आइसोलेट करेगी, उनका इस्तेसाल करेगी, थैंकफुली उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई है। तो जो वीक कोलिशन सामने आ रहा है, तवक्को ये की जा रही है कि उनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, और हुकूमत को बरकरार रखने और चलाने के लिए फैसलों में इनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस का नतीजा ये निकलेगा कि जो इंतहा पसंदाना सोच और ख्वाहिश इनकी है कि माइनॉरिटीज़ का इस्तेसाल किया जाए, मुसलमानों, सिखों, दलित के साथ ज़्यादती की जाए, उनके हकूक़ से महरूम किया जाए, उन पॉलिसीज़ में किसी हद तक थोड़ी कमी आने की तवक्को है, जो कि यकीनन
मैं समझता हूं कि जो माइनॉरिटीज और दूसरों के लिए एक थोड़ा सा शायद रिलीफ का बायस बन सके, क्योंकि आपके पास एक मजबूत और बड़े लेवल की ऑपोजिशन भी इस वक्त लोकसभा में आपके सामने आई। और न सिर्फ वहाँ की माइनॉरिटीज बल्कि जो रीजनल जो अमन सलामती है उसके लिए भी बड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस होगा। आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, तकरीबन 26 साल से 1998 से जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी सरकार ने हमेशा मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर वोट लेने की कोशिश की है, और इस दफा जो उनकी तवक्कुआत से कम उनको नंबर्स मिले हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी का बयानिया है, इसमें किसी हद तक मकबूलियत और पजीराई में कमी आई है, जो कि एक खुशाइंद पहलू है भारत के सियासी इस्तेहकाम और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से। क्योंकि आप देखें, फॉल्स फ्लैग की बात जब की जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है, दूसरे मुल्क में घुस के मारने की बात की जाती है, तो इस ब्रवाडो और 56 इंच की जो छाती है, मैं समझता हूं कि अब इन सियासी हकायक के पेश नज़र उसमें एक हकीकत पसंदाना कमी, तब्दीली और एक तरह से तो सर ग्रास रूट पे मामला तो फिर वही हुए कि ये 8% की जीडीपी ग्रोथ और ये अडानी अंबानी, ये दुनिया के सामने वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2, ये एक आम भारतीय शहरी जो है वो अभी भी परेशान है, उसके पास रहने को घर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी अगर कहीं देखी जाती है तो वो इंडिया के अंदर है। तो 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन का इंतजाम संभालना, इस हुकूमत को गवर्न करना इंतहाई मुश्किल काम है, और बजाय इसके कि उसको सिस्टमैटिक वे की तरफ लेकर जाया जाए, वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ जो है अक़लियतियों के ऊपर नफरत, उनके खिलाफ कार्रवाइयां और इस तरीके से वोट बैंक को गैदर करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वहां पर भी रुझान तब्दील हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम पहलू आपने जिसकी जानिब निशानदही की, कि एक जानिब तो वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी गर्दानते हैं, तकरीबन 64 करोड़ के करीब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि जो दौलत, वसाइल और अपॉर्चुनिटीज का जो एक बहुत बड़ी खलीज है, एक बहुत एक्स्ट्रा रिच एलीट जो कि चंद अफराद पर मुश्तमिल है, और दूसरी जानिब करोड़ों भूखे नंगे इलिटरेट जो भारतीय हैं, वो इस जमहूरियत और सेकुलरिज्म के सम्राट से अभी तक महरूम हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के दबाव के पेश नज़र और एक वीक गवर्नमेंट के तहत शायद इसमें कोई उम्मीद की किरण नजर आए, कि उनको एहसास हो कि उनकी जो एक नफरत और इस्तेहसाल पर मबनी पॉलिसी है, वो दाखिली और इलाकाई और आलमी सतह पे, तीनों सतह पे नाकाम हो चुकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और देखना यही है कि क्या तब्दीलियां आती हैं भारत में, जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं, जो रुझान हैं, और जो 7 मरहलों पे मुश्तमिल जो वोटिंग का अमल था आज कंक्लूड हो रहा है। कौन सा इत्तेहाद जो है वो हुकूमत बनाएगा, और अगर हुकूमत बनाएगा तो उसके लिए आगे क्या चैलेंजेस होंगे। जो माजी में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से सपोर्ट रही, जो भी रहा, लेकिन क्या उनकी वो पॉलिसीज जो है उनको यकसर मुस्तरद किया जा रहा है, क्योंकि नंबर्स अभी यही बता रहे हैं। सूरत हाल मजीद क्लियर होगी तो आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।